तो बच्चों आज का चैप्टर है हमारा द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? सिविलाइजेशन इज एन एडवांस्ड स्टेज और सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट व्हेन प्रिमिटिव ह्यूमंस advanced over a period of thousands of years of evolution, settled down and became cultured, a civilization was born। अब सिविलाइजेशन क्या है? इसको एक एडवांस्ड स्टेज बोला जाता है, यानी कि जैसे जैसे आप जानते हो कि आज से हज़ारों साल पहले इंसान जो था वो कैसे घूमता था? वो जंगलों में एक गैदरर के तौर पे, यानी कि चीज़ें इकट्ठी करता था, हंटर के तौर पे बस शिकार करता था, खा लेता था, बस यही चीज़ें होती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर हमने एक जगह पर रहना शुरू किया, फिर खेतीबाड़ी शुरू की, फिर हम परिवार में रहने लगे, फिर गांव बनने लगे, फिर शहर बनने लगे और आज हम इस स्टेज तक पहुंच गए। तो जो एडवांसमेंट हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि कहाँ हम एक हंटर के तौर पर एक बंजारे की तरह भटकते रहते थे जगह जगह, हमारा कोई परिवार नहीं होता था, हमारा कोई खाने पीने का कोई मतलब इस तरह का कोई हमारे पास, जैसे आज हमारी लाइफ है वैसी लाइफ थी पहले हमारी नहीं थी। लेकिन आज हमारी लाइफ कैसी है? हम सबके पास अपना घर है, हमारा परिवार है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और हम दूसरे देशों के अंदर भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लोग हमें जानते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पहले ये सब चीज़ें थी नहीं थी। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसी को हम सिविलाइजेशन कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन वॉज बॉर्न। Cultured people have refined interest and taste, special artistic skills and improved lifestyles। अब कल्चर्ड लोग, जो लोग हैं उनके पास स्पेशल कलाएं होती हैं। कलाएं मतलब कला, कलाएं मतलब मैंने प्लूरल वर्ड यूज़ किया, कला। कला का मतलब देखो हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण होता है, कोई काम बहुत अच्छा करता है, कोई काम बहुत अच्छा करता है। तो इन सब चीज़ों ने मिलाकर हमारे जीवन को क्या कर दिया है? बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। आज देखो पहले हमारे घरों के अंदर फैंस भी नहीं होते थे, लाइट की जब बिजली की जब खोज नहीं हुई थी, फिर बिजली बनी, बिजली से फिर पंखे कूलर बने, आज हमारे घर के अंदर एयर कंडीशनर एसीज़ भी चलते हैं, तो गर्मी से हम अपने आप को काफ़ी आसानी से बचा पाते हैं। पहले हम हर जगह पर पैदल जाते थे, फिर किसी न किसी व्यक्ति ने क्या किया? गाड़ियाँ बनानी शुरू की। आपको पता है पुरानी कारें कैसी होती थी? आपने देखा होगा। फिर गाड़ियों से कैसे आज की जो कारें हैं वो बनी, जिनके अंदर फुल्ली एसी लगा होता है, ठंड गर्मी लगती ही नहीं है बिल्कुल भी। उसी प्रकार से पहले हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल यात्रा करते थे, यानी कि घोड़ों पे जाते थे, बैलगाड़ियों पे जाते थे। फिर एरोप्लेन तक की खोज की गई राइट ब्रदर्स के द्वारा, जिसमें आप जानते हो कि हम हज़ारों किलोमीटर, यानी कि किसी भी दूसरे देश में जाना है तो हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, हवाई जहाज़ में बैठते हैं, तो कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सब क्या है? इन सब चीज़ों ने हमारे लाइफस्टाइल को क्या कर दिया है? इम्प्रूव कर दिया है कि नहीं? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे हम। पहला है सेटल्ड लाइफ। अब सिविलाइजेशन अब किसको कहेंगे? तो जहाँ पर लोग सेटल्ड होते हैं, यानी कि एक सेटल्ड है, जैसे हम लोग कैसे रहते हैं, एक सेटल्ड लाइफ है हमारी, एक जगह है ना हमारे पास रहने के लिए, सेटल्ड लाइफ है। तो सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है ये। दूसरा है सरप्लस फूड प्रोडक्शन। क्या हमारे पास खाने पीने की कमी है हमारे पास? नहीं है। हमारे घर पे एक महीने का राशन एक्स्ट्रा पड़ा होता है कि नहीं? तो इट इज़ सरप्लस फूड प्रोडक्शन। तीसरा टाउन्स एंड सिटीज़। हम टाउन्स में और सिटीज़ में रहते हैं, गांव तो नहीं, छोटे बड़े कस्बे शहरों में रहते हैं ना हम, ये भी है। फिर टाउन प्लानिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। हमारे शहरों की टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी है। टाउन प्लानिंग मतलब देखो सोसाइटीज़ कितने सिस्टम से बनती है। देखो आप सामने ही सोसाइटी बन रही है, कितनी अच्छी सोसाइटी, बीच में रोड है, दोनों तरफ घर हैं, गार्डन है, हर तरह का उनके पास सुविधा दी जाती है। फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंस वाली बिल्डिंग्स जो होती हैं वो भी बनाई जाती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि टेनमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फ्लैट्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मॉन्यूमेंट्स, कितने ही तरह तरह के मॉन्यूमेंट, जैसे भारत के अंदर हम जानते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स में ताजमहल कितना फेमस मॉन्यूमेंट है, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सब हमारे मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। देन सेटल्ड लाइफ के अलावा इंपॉर्टेंट फीचर्स जो सिविलाइजेशन के उसमें आता है गवर्निंग बॉडीज़ एंड लॉ। हमारे देश को चलाने वाली बॉडीज़, हमारे देश को चलाने वाली बॉडीज़ का मतलब सरकार है कि नहीं देश के अंदर कानून बनाने के लिए। एंड लॉज, कानून भी तो है, कानून नहीं हो तो फिर कैसे चले? पहले पुराने समय में जब हम जंगल में रहते थे ना, जब हम इधर उधर भटकते थे, तो उस समय कानून नहीं होता था, देयर वाज नो लॉ। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी के साथ धोखाधड़ी की, कुछ उसका चुरा लिया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज देयर वाज नो लॉ। उस समय कोई लॉ नहीं था। लेकिन आज हम जानते हैं कि कहीं भी हम देखें लॉ
है। किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो लॉ उसका साथ देती है। देती है कि नहीं लॉ उसका साथ, राइट। तो लॉ का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेटल्ड लाइफ यानी कि सिविलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी है, गवर्नमेंट होता ही है सिविलाइजेशन के अंदर। दूसरा, लॉ कानून भी होता है। आगे है स्पेशल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स। स्पेशल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स, स्पेशल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स का मतलब कि लोगों के पास स्पेशल स्किल होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के उनके पास कला होती है कुछ ना कुछ करने की। जैसे कि दर्जी होता है कोई, उसके पास कपड़े सिलने की कला होती है। एक मेसन होता है, उसके पास घर बनाने की कला होती है। एक लॉयर होता है, उसके पास केस लड़ने की कला होती है कि कैसे केस। एक शिक्षक होता है, उसके पास पढ़ाने की कला होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। कोई भी सिविलाइजेशन होती है उसकी एक लैंग्वेज होती है और एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट जानते हो ना, जिसको हिंदी में हम लिपि बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इंग्लिश की लिपि है रोमन, ठीक है। तो ये भी होता है। ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, एरियाज अराउंड द इंडस वैली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द नाइल वैली इन इजिप्ट एंड द वैलीज ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन मेसोपोटामिया एंड द वैलीज ऑफ ह्यूआंग-हे, जिसको हम हुआंग-हो बोलते हैं, एंड चैंगजियांग, यांगसे इन चाइना हैड बिकम सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। अब ब्रॉन्ज एज की बात की जा रही है। ब्रॉन्ज एज के अंदर जो ये मैंने अभी जगहों का नाम लिया ना, इंडस वैली यानी कि हमारी जो इंडस रिवर है उसके आजू बाजू का एरिया, नाइल रिवर के आजू बाजू का एरिया, टिग्रिस रिवर के आजू बाजू का एरिया, यूफ्रेट्स रिवर के आजू बाजू का एरिया, हुआंग-हे रिवर के आजू बाजू का एरिया और चैंगजियांग रिवर के आजू बाजू का एरिया जो था, ये सिविलाइजेशन का सेंटर बन चुका था। यानी कि लोग यहाँ पर आकर बसते थे। अब आपको पता है नदियों के किनारे पे लोग क्यों बसते थे आके? क्या उनको पानी में डूबना होता था? नहीं, वहाँ पर पानी, आपको पता है खाने के बिना तो हम खाना तो हम कहीं से भी ले लेंगे, दूर से भी उठा लाएंगे। खाना तो हमको कितना चाहिए? थोड़ा सा चाहिए। लेकिन पानी तो हर रोज़ बहुत सारा चाहिए, पीने के लिए बहुत सारा चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, हर एक्टिविटी के लिए चाहिए और खेती के लिए भी चाहिए। तो नदियों के किनारों पे लोगों ने बसकर अपनी सभ्यता शुरू की और वहाँ पर फिर क्या हुआ? खेती बाड़ी उन्होंने करना शुरू किया, इसलिए ज़्यादा नदियों के किनारों पे ये सब हुआ। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस डेवलप्ड ऑन रिवर बैंक्स बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। अब देखो यहाँ पर आप रीजन्स पढ़ोगे कि रिवर बैंक्स के ऊपर ही सिविलाइजेशन के होने के क्या कारण थे। पहला ये था, देयर वॉज अबंडेंट वाटर सप्लाई टू सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट। पहली बात ये कि जब बहुत सारे लोग आकर नदी के किनारे पे बस जाएंगे तो उन सबको पानी कहाँ से मिलेगा? नदी से मिलेगा, ठीक है। दूसरा, लैंड वॉज फर्टाइल एंड क्रॉप्स ग्रू इन प्लेंटी, गिविंग पीपल एडिक्वेट फ्री टाइम टू डिवोट टू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड अदर ऑक्यूपेशंस। अब नदी के किनारे का जो लैंड होता है ना बेटा, ज़मीन, वो बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर क्रॉप ज़्यादा उगती है। इससे क्या होता था? लोगों को खाने पीने की समस्या नहीं रहती थी, हाँ, इसलिए उनको इतना समय मिलता था कि वो अदर एक्टिविटीज़ भी कर पाते थे। रिवर्स ऑल्सो एक्टेड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न था कि रिवर जो थी वो लोगों के लिए आने जाने का साधन भी थी। रिवर आपको पता है लकड़ी से छोटी सी बोट बना के हम लकड़ी से आप बोट्स बना सकते हो ना लकड़ी से। तो बोट्स बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो? उसके ऊपर पानी को रख दो उसको और उसके बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, बाय रिवर जा सकते थे ना। तो इसीलिए वो जो था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी यूज़ की जाती थी रिवर्स। इसी कारण से ट्रेड बढ़ गया। अब देखो नदियों का मुख्य उपयोग क्यों था बेटा? आने जाने का। अब लोग थोड़ी, उस समय तो हम जानते हैं कि शहर होते ही नहीं थे, ज़्यादा सिविलाइजेशन थी ही नहीं, तो कहाँ जाते थे। लेकिन जब शहर बसने लगे तो ज़्यादातर शहर नदियों के किनारों पे बसे, जिससे क्या हुआ? आना जाना, यानी कि इस शहर में कोई चीज़ उगती है उसको दूसरे शहर में भेजना है तो नदी के रास्ते उसको आसानी से भेजा जा सकता था, यानी कि खासकर ट्रेड के लिए इसका यूज़ किया जाता था। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, लोकेशन एंड ऑरिजिन। अब जो चैप्टर का नाम है हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, अब उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कहाँ है, उसकी लोकेशन और ओरिजिन की बात करेंगे। मेसोपोटामिया, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच की जगह। ये एक ब्रॉड, बहुत ही चौड़ा और फर्टाइल वैली होती है। क्या होती है ये? बहुत ही चौड़ी और फर्टाइल वैली। अब मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जगह जो कि काफ़ी ब्रॉड होती है और फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब जानते हो आप? उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब होता है बेटा उपजाऊ, यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है।
और ये जो एरिया था ये था टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में। यूफ्रेट्स और टिग्रिस कहाँ है? ये वेस्ट एशिया के अंदर हैं। दीज टू रिवर्स रन पैरेलल टू ईच अदर। अब दोनों नदियाँ जानते हो, टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी, ये दोनों पैरेलल जाती, पैरेलल मतलब एक साथ साथ चलती हैं, यानी इनके बीच में गैप तो है। Overflowing their banks during flood and depositing alluvial silt along the lower reaches of the plain। अब क्या है देखो, ये दोनों नदियाँ एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, तो जब ये नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है बारिश के समय तो बाढ़ आ जाती है, तो ये पानी ना ये बहकर बीच वाली जगह में भर जाता है और ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं उस समय, और ये मिट्टी को वहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं। और ये जो डिपॉजिटेड मिट्टी होती है इसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है। कौन सी सॉइल कहा जाता है? एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत ही अच्छी किस्म की सॉइल होती है खेतीबाड़ी के लिए। तो वो जो बीच का एरिया होता है दोनों नदियों के, वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड अर्बन कल्चर दैट फ्लरिश्ड ऑन द लोअर वैली ऑफ द यूफ्रेट्स इज नोन एज द सुमेरियन सिविलाइजेशन। अब इसी यूफ्रेट नदी के किनारे पे ही इसकी लोअर वैली, यानी कि इसकी जो घाटी थी, उस घाटी के अंदर जो पहली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उसको कहा जाता था सुमेरियन सिविलाइजेशन। On the northwestern side of Sumer were regions called Babylonia and Akkad, and the highlands in the north were called Assyria। अब इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगर हम बात करें तो एक रीजन था जिसको कहा जाता था बेबीलोनिया और अक्काड, और इसी के उत्तर में हाईलैंड्स थे। उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में हाईलैंड, ऊंची जगह थी जिसको कहा जाता है असीरिया। ये सारे नाम जो है ये प्राचीन बहुत पुराने नाम हैं, आज के नाम नहीं, आज इनके नाम सबके बदल चुके हैं। अराउंड 3500 BC द सुमेरियंस डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन। लगभग 3500 BC की बात करें तो सुमेरियंस ने पहली वर्ल्ड की सिविलाइजेशन डेवलप की। दिस सिविलाइजेशन फ्लरिड फॉर अबाउट 1500 ईयर्स एंड वाज देन एब्जॉर्ब्ड बाय द बेबीलोनियंस एंड फाइनली द असीरियंस। अब ये जो सिविलाइजेशन थी, देखो पहले सुमेरियंस आए, 1500 साल तक सुमेरियन सिविलाइजेशन रही, फिर सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी वो बेबीलोनियंस के अंदर मिल गई। किसके अंदर मिल गई? बेबीलोनियंस के अंदर मिल गई। और बेबीलोनियंस जो थे वो मिल गए असीरियंस के अंदर। मैंने 3 रीजन्स के नाम बताए ना अभी इससे पहले। तो एट द एंड हमें कौन सी सिविलाइजेशन मिली? असीरियन सिविलाइजेशन। ठीक है। हैंस मेसोपोटामिया इज कॉल्ड द क्रेडल एंड ग्रेव ऑफ मैनी सिविलाइजेशंस। इसीलिए हम मेसोपोटामिया को, यानी कि जो हम जिस चैप्टर के बारे में आज शुरू किया हमने पढ़ना, ये चैप्टर जो है इसमें मेसोपोटामिया जो है वहाँ पर हमने देखा कि पहली सिविलाइजेशन शुरू हुई कौन सी थी? सुमेरियन। वो मिल गई जाकर बेबीलोनियन में, वो जाकर मिल गई असीरियन के अंदर, यानी कि यहाँ से कई सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई और कई ख़त्म हुई। इसीलिए हम मेसोपोटामिया को क्रेडल एंड ग्रेव ऑफ मैनी सिविलाइजेशंस कहते हैं। क्रेडल का मतलब होता है झूला, पालना होता है ना जिसमें बच्चे को रखा जाता है छोटा छोटा, यानी कि शुरुआत वहीं से होती है ना, तो क्रेडल। और ग्रेव मतलब कब्र, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, यानी कि जन्म और मृत्यु। मेसोपोटामिया को क्रेडल एंड ग्रेव कहा जाता है। फॉर सेंचुरीज नोमैडिक ट्राइब्स फ्रॉम आउटसाइड poured into this valley। This civilization flourished from around 3500 BC to 600 BC। कई सदियों तक, कई 100 सालों तक नोमैडिक ट्राइब्स मतलब जो भटकते रहते हैं ना लोग इधर उधर, जिनका कोई घर बार नहीं होता, देखा ना ऊँट पे घूमते रहते बंजारे वगैरह इस तरह के लोग, तो ऐसे लोग जो थे ये इस वैली में आते रहे। और ये सिविलाइजेशन थी लगभग 3500 BC से लेकर 600 BC तक फ्लरिश होती रही, यानी कि चलती रही। Generally acknowledged as the oldest civilization in the world, this civilization came to light as late as the first quarter of the 20th century। ये जो civilization है इसको सबसे oldest civilization कहा जाता है वर्ल्ड की, और ये civilization 20th century के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, यानी कि 20th century में इसको लोगों ने पहचाना। तब तक इसकी कोई कहीं भी जिक्र नहीं था। आप यहाँ देख सकते हो ये जो दिया गया है, मैप दिया गया है, उसमें आप देख सकते हो मेसोपोटामिया किसको बोला गया है। ये देखो मैप के अंदर आपको इधर मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, फिर इजिप्ट है, नाइल रिवर है, रेड सी है, सीरियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, जेरूसलेम, बेबीलोन, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा असीरिया देख रहे हो ना, ग्रीन पार्ट जो है, ग्रीन पार्ट में आप देखोगे तो असीरिया भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, बेबीलोन वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसकी कुछ खासियतें, यानी कि जिसको देख के हम पहचान पाएँ कि भाई ये सिविलाइजेशन, उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो पहली है उसकी टाउन प्लानिंग, यानी कि शहर की बनावट कैसी थी। द डिस्कवरी ऑफ द सुमेरियन सिटी ऑफ उर टेल्स अस हाउ द पीपल ऑफ अर्ली मेसोपोटामिया, यहाँ पर देखो नाम दिया गया है UR उर, ठीक है, ये सिटी का नाम है सुमेरियन सिटी, जहाँ पर सुमेरियंस पहली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पता लगता है कि वो लोग कैसे रहते थे। द सिटीज़ वर नॉट एज वेल प्लान्ड एज द हड़प्पन सिटीज़। अब ये सिटीज़ जो थी हड़प्पन सिटीज़ की तरह वेल प्लान्ड नहीं थी, बट फॉलोड ए यूनिफॉर्म पैटर्न, लेकिन इनका एक पैटर्न था, सिस्टमेटिक पैटर्न था इनका। Excavation show that the city was divided into three main parts: the sacred area, the walled city on a mound, and the outer town. अब देखा गया कि ये जो सिटी थी इसके एक्सकवेशन का मतलब पता है आपको? नहीं पता है। एक्सकवेशन का मतलब होता है, अब देखो ये सिटी, ये तो हज़ारों साल पहले 3500 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा की बात कर रहे हैं, और हम तो 2000 में हैं, यानी कि आज से 5500 साल पहले जाके क्या अभी वो बिल्डिंग पड़ी होगी वहाँ पे, दिखेगी हमको? नहीं, ये सब धरती के नीचे दबा हो। तो एक्सकवेशन मतलब खुदाई जब की जाती है, एक्सकवेशन का मतलब खुदाई करना, तो जब खुदाई की गई तब ये चीज़ें मिली हमको। तो खुदाई के बाद हमको पता लगा। आप धोलावीरा गए हो कभी? धोलावीरा देखा आपने? नहीं? चलो वो देख के आना, बहुत अच्छा है वो। तो जब खुदाई की गई, एक्सकवेशन के दौरान पाया गया कि इस सिटी के 3 मेन पार्ट थे। पहला था सेक्रेड एरिया, दूसरा था वॉल्ड सिटी, और तीसरा था आउटर टाउन। 3 पार्ट में बांटा गया था। अब सेक्रेड एरिया जो था हैड द टेम्पल टावर और जिगुराट डेडिकेटेड टू द पैट्रन गॉड ऑफ सिटी। अब जो सेक्रेड एरिया, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो बीच का जो पार्ट था उसको सेक्रेड एरिया बोला जाता है। वहाँ पर जैसे हमारे मंदिर होता है, वैसे वो लोग जिस भगवान को मानते थे उसका मंदिर था वहाँ पर, जिसको टेम्पल टावर बोला जाता है या फिर जिगुराट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेंटर में था। देयर वर स्मॉलर टेम्पल्स डेडिकेटेड टू अदर गॉड्स, छोटे छोटे टेम्पल्स और भी थे जो दूसरे भगवानों को डेडिकेट किए जाते हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स भी थे। दिस एरिया ऑल्सो हैड द स्टोर हाउस एंड द ऑफिसेज, इस एरिया के अंदर स्टोर हाउस भी था और कुछ दूसरे ऑफिसेज भी थे। पीपल लिव्ड इन द वॉल्ड सिटी एंड इन द आउटर टाउन, यानी कि यहाँ पर लोग नहीं रहते थे सेक्रेड सिटी में, बीच में तो मंदिर था, मंदिर में थोड़ी लोग रहते हैं। लोग कहाँ रहते थे? वॉल्ड सिटी के अंदर और आउटर टाउन के अंदर। 3 पार्ट में बांटा था ना, पहला था सेक्रेड सिटी, सेक्रेड पार्ट था सेक्रेड एरिया, दूसरा पार्ट था वॉल्ड सिटी, तो वॉल्ड सिटी में लोग रहते थे, तीसरा था आउटर टाउन, वहाँ पे भी लोग रहते थे, ठीक है। हाउसेज वर बिल्ट ओनली अलोंग द स्ट्रीट, हाउसेज, घर जो थे स्ट्रीट के ऊपर, जैसे हमारे घर कैसे, देखो घर कैसे लाइन में बने हुए हैं, ये बीच में रोड है, रोड के चारों तरफ वैसे घर बने होते थे। ईच हाउस हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड विद रूम्स अराउंड इट, हर एक घर जो होता था उसके बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे होते थे, ठीक है।